हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके अकेडमी पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही थी, उसमें कुल 50 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग उसी क्रम में फिर से प्रश्नोत्तर करने चल रहे हैं, जो कि आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरुआत करेंगे। उसके आगे की शुरू सीरीज है, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। यहाँ पर प्रश्नों की व्याख्या के साथ ही हम लोग इसको करेंगे। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग इसमें कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्रश्न की। पहले प्रश्न की जो आज का है, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है। क्या मच्छंदर नाथ जी हैं, क्या गोरखनाथ हैं, जालंधर नाथ हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या बताओगे यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा? तो बताएंगे नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं वो गोरखनाथ जी हैं, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां से देखें गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया है? तो ये देखें कि गोरखनाथ, यानी कि इनकी रचनाओं का संकलन, इनकी रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने गोरखवाणी नामक शीर्षक से किया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया है, तो बताएंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, और किस नाम से? तो गोरखवाणी नाम से किया है। ठीक है, हम यहीं पर थोड़ी सी चीजें और देखते हैं कि गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं, यानी कि यहाँ देखें कि प्रमुख रचनाएं किसकी? तो गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी होंगी? हो सकता है आप लोग जानते होंगे, है ना? तो क्या क्या लिखेंगे? शब्दी हो जाएगी, ठीक है, पद हो जाएंगे, और प्राण संकली हो जाएगी। ठीक है, आत्मबोध हो जाएगी, बहुत पूछी जाती है प्राण संकली और आत्मबोध, इनकी जो रचना है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना। सत्वार हो जाएगी, क्या? तो बताएंगे सत्वार हो जाएगी, और पंच मात्रा। तो ये जो है गोरखनाथ की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। तो सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? यहां बताएंगे क्या सिद्ध धर्म का साहित्य है, क्या सिद्धि प्राप्त कवियों द्वारा रचित साहित्य है, या मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य है, या फिर वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य है। तो सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे इसका जो उत्तर होगा विकल्प 4 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। वज्रयान ब्रजयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य को ही सिद्ध साहित्य कहते हैं। ठीक है, चलिए सिद्धों की संख्या कितनी थी आपको पता होगा, तो क्या बताएंगे? 84 थी। सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी? 84 थी। 84 सिद्ध थे। प्रथम सिद्ध कौन थे? तो क्या बताओगे? सरहपा बताओगे। क्या बताओगे? सरहपा बताओगे, या फिर सरह पाद बताएंगे।
ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 53। और प्रश्न संख्या 53 देखिए क्या कहा है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना कौन सी, यानी कि ऐसी कौन सी इनमें से रचना है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। क्या वर्ण रत्नाकर है, क्या पदावली है, क्या राउर बेल है, या फिर प्राकृत पैंगलम है। कौन सी रचना है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो यहां क्या बताएंगे कि जो है पदावली जो रचना है, पदावली जो रचना है ये मैथिली भाषा में, अर्थात विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। पदावली रचना अगर पूछा जाए तो है किसकी, तो क्या बताओगे, विद्यापति की। किसकी है तो बताओगे विद्यापति। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है तो बताओगे मैथिल कोकिल। क्या कहा गया, मैथिल कोकिल कहा गया है। ठीक है, विद्यापति को। विद्यापति की अन्य भी रचनाएं हैं जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये इनकी अभट्ट भाषा में लिखी हुई रचना है। ठीक है, ये मैथिली भाषा में। अच्छा, वर्ण रत्नाकर अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ण रत्नाकर किसकी है, तो क्या बताओगे, ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। राउरवेल किसकी रचना है, तो राउरवेल किसकी है, तो क्या बताओगे, रोड़ाकर, रोड़ाकर। ठीक, ये राउरवेल। और प्राकृत पैंगलम ये किसकी रचना है, तो किसकी है तो बताओगे आचार्य, आचार्य हेमचंद्र की रचना है। किसकी है, आचार्य हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, ये है क्या प्राकृत पैंगलम, तो क्या बताओगे, ये क्या है, छंद शास्त्र है। क्या है, छंद शास्त्र है। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 54। और 54 देखें, आदिकाल में रचित्र का, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। क्या सिद्ध साहित्य में रचे गए हैं, क्या रासो साहित्य में रचे गए हैं, जैन साहित्य में रचे गए, या फिर नाथ साहित्य में रचे गए हैं। ये आपको बताना है कि चरित्र काव्यों की रचना किस साहित्य में सर्वाधिक हुई है। तो क्या बताओगे, क्या सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, या फिर नाथ साहित्य है। तो यहां पर क्या होगा, तो बताएंगे कि जैन साहित्य है, अर्थात विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैन साहित्य। चले आगे देखें, प्रश्न संख्या 55। और इस संख्या जो 55 नंबर है, यहाँ क्या कहा गया है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इस लोकप्रिय पहेली के रचनाकार है। तो ये जो पहेली कही गई है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, यह जो लोकप्रिय पहेली है यह किसकी है। क्या अमीर खुसरो की है, क्या घाघ भंडारी की है, क्या कबीर की है, या फिर रहीमदास की है। किसकी है भाई, तो किसकी बताओगे आप, तो क्या बताएंगे कि जो है आदिकाल में पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी हैं, तो बताओ अमीर खुसरो ने। विकल्प कौन सा होगा, विकल्प पहला हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, या इनकी उपाधि क्या है, तो बताओगे तूती ए हिंद, तूती ए हिंद इनकी यह उपाधि है। ठीक है, अमीर खुसरो। इनका अगर जन्म पूछा जाए तो क्या बताओगे, 1253, 1253 ईस्वी, पटियाली ग्राम, पटियाली ग्राम पटियाली है, एटा, एटा, और एटा कहाँ पड़ता है तो बताओगे यूपी, यानी कि पटियाली गांव में एटा जिले में हुआ था। कब, 1253 ईस्वी में। इनकी रचनाएं अगर पूछी जाए तो खालिक बारी हो जाएगी, है ना, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, बहुत सी रचनाएं, इनको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। और 56 क्या है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक
उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जो सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ है वह किसने लिखा? क्या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने लिखा है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा है या फिर प्रियर्सन जी ने लिखा है? तो सबसे प्रसिद्ध या उल्लेखनीय ग्रंथ किसने लिखा है? तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, अर्थात विकल्प 2 सही होगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास का इतिहास कब लिखा गया है? तो 1929 ईस्वी में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास यह है। या पहले किस नाम से लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा गया था। ठीक है, इसका संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो क्या बताओगे? 1940 में इसका संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 57 और 57 देखें। कयामत नहीं, कैमास ऐसे लिखना चाहिए था। कैमास कैमास वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? तो क्या बताओगे? किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? क्या आल्हा खंड का है? क्या खुमान रासों का है? क्या पृथ्वीराज रासों का है? या फिर बुद्धि रासों का है? कैमास वध। तो क्या बताओगे? क्या बताओगे भाई? तो क्या बताना है कि कैमास वध जो है ये किसका है? तो पृथ्वीराज रासों का है, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसको लिखा किसने है? पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने है? तो क्या बताओगे? इसके रचनाकार का नाम क्या है? चंद बरदाई। चंद बरदाई इसके रचनाकार का नाम है, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रस की बात करें, प्रधान रस कौन सा होगा? ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधान रस कौन सा है? तो क्या बताओगे? ये जो है इसमें प्रधान रस जो है वीर रस है। ठीक है, इसमें सर्ग पूछे जाए, अगर सर्ग इसमें कितने हैं? सर्ग को समय कहते हैं, तो सर्गों की संख्या कितनी है? तो बताओगे 69 सर्ग है। ठीक है, 69 सर्ग है। छंद पूछे जाते हैं इसमें, तो छंदों की बात करेंगे तो कितने हैं? 68 छंद, 69 सर्ग है। इसकी भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए, इसकी भाषा पृथ्वीराज रासो की भाषा, तो क्या बताओगे? राजस्थानी। राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ठीक है, ये आप इसको बताते रहेंगे। ठीक है ना। शैली क्या है? तो शैली कौन सी है? तो क्या कौन सी बताओगे? शैली की बात अगर करें आपसे, शैली पूछ दे तो क्या बताओगे? पिंगल शैली। कौन सी शैली? तो बताएंगे पिंगल शैली। क्लियर है? यहां तक उसको आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में और भी बात करें, यहां देखिए आप लोग, इसका अगर नायक पूछा जाए, नायक कौन है? तो क्या बताओगे? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान। कौन नायक कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान है। कैसा नायक है? तो धीरोदत्त है। धीरोदत्त है। नायक का प्रकार क्या है? तो धीरोदत्त है। नायिका कौन है इसकी? पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? तो बताओगे संयोगिता है। संयोगिता है। और ये नायिका किस प्रकार की नायिका है? तो क्या बताओगे? ये मुग्धा नायिका है। क्या है? ये नायिका जो है मुग्धा नायिका है। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने, अब इसमें नोट करें कि डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने हजारी प्रसाद जी ने प्रसाद जी ने इसे इसे पृथ्वीराज रासो को, ठीक है, इसे सुख सुखी सुख सुखी संवाद कहा है। सुख सुखी संवाद कहा है। ये आप याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने माना है? तो बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। आपसे नायक पूछ ले पृथ्वीराज चौहान, नायक किस प्रकार का नायक है? तो धीरोदत्त प्रकार का नायक है। अगर आपसे नायिका पूछ ली जाए तो नायिका क्या बताओगे? संयोगिता। किसकी पुत्री है? जयचंद की पुत्री है। रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई है। प्रधान रस वीर रस, सर्ग पूछे जाते हैं और छंद दोनों एक साथ।
तो सर्गों की संख्या 69, छंदों की संख्या 68। भाषा शैली क्या है? तो पिंगल है। पिंगल का मतलब होता है ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी, वो पिंगल होती है, और अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को डिंगल शैली कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर प्रश्न है, यहां से प्रश्न कहीं न कहीं फंस जाएगा। प्रश्न संख्या 58। 58 देखिए, 58 क्या कहा गया है? खालिक बारी के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है कि खालिक बारी के रचयिता कौन है। क्या अब्दुल रहमान है, अमीर खुसरो है, रसखान है, या फिर रहीम है? तो यहां पर इसके कौन रचयिता होंगे खालिक बारी के, ये आपको बताना है। तो कौन होंगे? तो बताएंगे कि खुसरो जी है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है ना, इनका जन्म वगैरह तो पटियाला एटा में हुआ था। पूरा नाम पूछे तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। चलते हैं आगे, क्योंकि इस प्रश्न को डिफाइन इसलिए नहीं करेंगे, पीछे मैं बता चुका हूं, पीछे जो इससे पहले का सेशन है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 69। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन थे? कि जो ये रचना है ढोला मारूरा दूहा, इसके रचयिता कौन है? क्या कुशल लाभ जी हैं, क्या राम सिंह हैं, क्या स्वयंभू है, या फिर कुशल प्रकाश है? तो इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। कुशल लाभ, राम सिंह, स्वयंभू, या फिर कुशल प्रकाश। तो कौन हो जाएंगे? तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि इसके जो रचयिता होंगे वो कुशल लाभ हो जाएंगे, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कुशल लाभ न दिया हो तो क्या बताओगे? तो लिखा होगा कल्लोल कवि। क्या? कल्लोल कवि, ये इनका नाम है, कल्लोल कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? और इसके ढोला मारूरा दूहा की बात करें तो इसकी भाषा अगर पूछी जाए, ढोला मारूरा दूहा की भाषा शैली अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? डिंगल शैली। क्या है? डिंगल शैली, अर्थात अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में यह लिखा गया है। अगर इसके नायक की बात करी जाए, इसका नायक कौन है? तो इसका नायक कौन है क्या बताओगे? जयपुर के नायक की बात करेंगे तो जयपुर के कछवाहा, कछवाहा वंश के शासक, वंश के शासक, वंश के शासक राजा नल, राजा नल का पुत्र, राजा नल का पुत्र ढोला। तो ये इसका नायक था। ठीक है, ढोला, ये आप याद रखेंगे। नायिका की अगर बात करें तो नायिका आपसे पूछी जा सकती है, नायिका कौन थी? तो क्या बताओगे? नायिका क्या बताओगे? ये भी आपको पता होगा। क्या बताएंगे? पूगल, पूगल, अर्थात बीकानेर लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बीकानेर। पूगल के राजा, पूगल के राजा जो थे एक पिंगल, पूगल के राजा पिंगल की पुत्री, की पुत्री, और कौन थी ये? तो क्या बताओगे? मारवाड़ी। क्या नाम था इसका? मारवाड़ी। ठीक, जो पूगल के राजा पिंगल थे उनकी पुत्री मारवाड़ी है, इसकी नायिका थी। अगर आपसे इसके सह नायिका की बात की जाए, सह नायिका, सह नायिका, तो ये भी पूछा जाता है, सह नायिका भी इसकी पूछ ली जाती है। तो क्या बताओगे? कि राजकुमारी, की राजकुमारी, सीधे लिखो कि राजकुमारी मारवाड़ी, ये मालवाड़ी है, सॉरी, मालवाड़ी। ठीक है, मालवाड़ी। तो क्या लिखोगे? नायिका मारवाड़ी और सह नायिका जो है कौन थी? तो ये मालवाड़ी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 60 और 60 देखिए, पृथ्वीराज राठौर में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? पृथ्वीराज राठौर में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? क्या प्रबंधात्मकता है, क्या ऐतिहासिकता है, क्या
चरित्रांकन है या फिर भाषिक संरचना है। तो सबसे विवादित प्रश्न यहाँ पर क्या है, क्या पक्ष है, कौन सा पक्ष विवादित रहा है इसमें, तो पृथ्वीराज रासो में। तो बताएंगे क्या कि यहाँ पर जो विवादित पक्ष है वो इसकी ऐतिहासिकता है, ठीक है, इसकी ऐतिहासिकता है। कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं कि यह रचना प्रमाणित ही नहीं है, ऐतिहासिक है नहीं। तो यहाँ देखें अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, तो क्या बताएंगे, कुछ रचनाकार, कुछ विद्वान इस पुस्तक को अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक, कुछ प्रमाणिक मानते हैं। तो यहीं पर हम लोग देखें प्रमाणिक मानने वाले, प्रमाणिक प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन से होंगे, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। प्रमाणिक में, तो प्रमाणिक में कौन कौन मानते हैं, तो क्या बताएंगे, श्याम सुंदर दास, पहला नाम है श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास मानते हैं। फिर कौन प्रमाणिक मानता है, तो क्या बताओगे, मित्र बंधु, ठीक है, मित्र बंधु। इनके अलावा और कौन मानता है, तो कर्नल टाड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नल टाड का नाम सुना होगा। और कौन मानते हैं, तो बताओगे ग्रियर्सन, ग्रियर्सन जी इनको मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। और कौन मानते हैं, ग्रियर्सन के अलावा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, ठीक है, और हरिऔध जी, और हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। तो इतने लोग जो है क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। अब देखिए कि जो है इसको अप्रमाणिक मानने वाले, ठीक है ना, पहले तो देख लो अर्ध प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन है, तो इसमें जो है ज्यादा लोग नहीं है। इसमें क्या बताओगे, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा नाम जो है सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये जो है क्या मानते हैं, ये मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। अब मानते हैं अप्रमाणिक, अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं, तो देखो अप्रमाणिक, अप्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले, तो इसमें कौन कौन है, अप्रमाणिक में कौन कौन से हैं जो नहीं इसको मानते हैं, कि क्या बताएंगे, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, पहले विद्वान जो है रामचंद्र शुक्ल। फिर क्या बताओगे, मुंशी देवी प्रसाद, क्या, मुंशी देवी प्रसाद। बताओ मोतीलाल मेनारिया, ठीक, ये भी इसको जो है अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक ना। तो इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है, कि रामचंद्र शुक्ल इसको कैसा मानते हैं, तो अप्रमाणिक। और प्रमाणिक में कौन मानते हैं, तो क्या बताओगे, श्याम सुंदर दास, मित्र बंधु, कर्नल टाड, गिरियासन, नगेंद्र और हरि। अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। 61 में क्या कहा गया है, देखिए फटाफट देखते हैं हम लोग। पौंमचर्यु में किसकी कथा है, तो पौंमचर्यु में किसकी कथा का वर्णन किया गया है, क्या कृष्ण की कथा वर्णित है, बुद्ध की कथा, जैन या फिर राम की। तो पौंमचर्यु जो रचना है इसमें किसकी कथा का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे कि पौंमचर्यु में जो है राम कथा का वर्णन किया गया, नंबर 1 की बात, राम कथा का वर्णन किया गया है, विकल्प आपका 4 सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए रचनाकार कौन है, तो रचनाकार मेरे भाई कौन है, पौंमचर्यु का रचनाकार कौन हो जाएगा, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे स्वयंभू जी हैं। पौंमचर्यु के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे, तो स्वयंभू है। पौंमचर्यु में अगर सर्गों की संख्या पूछ ली जाए, तो सर्गों की संख्या कितनी है, तो बताओगे 92 मूल सर्ग, क्योंकि बाद में
बाद में इनके पुत्र पुत्र त्रिभुवन, इनके पुत्र त्रिभुवन ने 16 सर्ग जोड़े, त्रिभुवन ने 16 सर्ग जोड़े। ठीक है, तो मूल सर्ग अगर पूछा जाए तो 92 है, इनके पुत्र त्रिभुवन ने कितने जोड़ दिए, तो 16 जोड़ दिए, 92 मूल हो गए, स्वयंभू रचनाकार हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62, 62। तो 62 में देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? क्या राम सिंह को कहा जाता है, क्या स्वयंभू को कहा जाता है, पुष्पदंत को, या फिर अब्दुल रहमान को कहा जाता है? ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, आपका जो है विकल्प 3 सही होगा। यहां अगर हम लोग देखें पुष्पदंत, तो पुष्पदंत को क्या कहते हैं? तो पुष्पदंत को कहते हैं अपभ्रंश का भवभूत। क्या कहते हैं इनको? अपभ्रंश का भवभूत भी कहा जाता है। और इन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो अपभ्रंश का ये दोनों याद रखेंगे, अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बताओगे आप लोग पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत, अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत ने ही स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। क्या कहा है मेरे भाई? अभिमान मेरु कहा है। चले आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 63, और 63 क्या है? किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना है? किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना है? क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, राम कुमार वर्मा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट दीजिए कि किसने जो है इस पृथ्वीराज रासो को प्रमुख माना है। ठीक है, प्रमुख माना है। तो क्या बताओगे? रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना है, रामचंद्र शुक्ल, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 64, और 64 देखिए कि 64 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 64, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? यहां पर जो आपको विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में यह बताना है कि सबसे प्राचीन इतिहास लेखन किसने किया है। क्या मिश्र बंधुओं ने लिखा है, क्या शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, गणपति चंद्रगुप्त, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है? सबसे पुराने इतिहास लेखक कौन रहे हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखक। ठीक है, तो क्या बताओगे? तो अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है, तो इनके रचना की बात करें, रचना क्या है? तो मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। और इसका जो रचना काल है ये कब है? 1913। ठीक है, 1913। शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना लिखी थी? तो क्या बताओगे? शिव सिंह सरोज। और ये कब लिखी गई थी? तो बताओगे 1883 ईस्वी में है सारी, ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या लिखा? तो लिखेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या? वैज्ञानिक इतिहास। ये गुप्त जी ने लिखा है। कब लिखा है? तो बताओगे 1965 ईस्वी में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा है? तो 1929 ईस्वी। तो आप बता दिए। अब कौन सा सबसे प्राचीनतम हो जाएगा? तो बताएंगे शिव सिंह सेंगर जो है सबसे पहले लिखने वाले। लेकिन अगर प्रथम इतिहासकार पूछे तो प्रथम कौन होंगे? तो मेरे प्यारे गारसा दा तासी होंगे, गारसा दा तासी। और इन्होंने कब लिखा है गारसा दा तासी ने? तो बताओगे 1839 ईस्वी में। पहला इतिहास ग्रंथ साहित्य का क्या नाम था इनका? इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी 1839 में लिखा है। फिर शिव सिंह सेंगर जी ने
हिंदी भाषा में लिखा है, उसके बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65 और 65 देखिए, प्रश्न संख्या 65 देखें क्या कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? क्या रसिक से मानते हैं, रास से मानते हैं, रसायन से मानते हैं, या फिर रासक से मानते हैं? किस शब्द से मानते हैं, ये प्रश्न है। तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं, अर्थात विकल्प 4 है। रसायन से कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल। कौन मानते हैं? तो क्या बताएंगे? शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, आरसी शुक्ल। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 और 66 देखिए, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? कि यहाँ पर जो बताया इन्होंने कि जो रासो काव्य है उसका जो प्रधान रस तो वीर रस है, लेकिन दूसरा कौन सा रस है? क्या करुण रस होगा, क्या रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, या फिर हास्य रस है? तो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो आदिकालीन रचनाएं हैं वे वीर रस में लिखी जा रही थी और श्रृंगारिक रचनाएं। तो वीरता परक रचनाएं और श्रृंगारिक हैं, तो प्रधान तो वीर रस हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा? तो आप क्या बताएंगे? श्रृंगार रस हो जाएगा, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रश्न संख्या 67 67 अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? यहां बताया है इन्होंने कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा को क्या कहते हैं, क्या नाम? क्या पिंगल कहते हैं, क्या डिंगल कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं, या फिर मैथिली कहते हैं? यहां पर यह बताना है कि क्या कहते हैं। क्या पिंगल कहते हैं, डिंगल कहते हैं, या फिर अवहट्ट कहते हैं, या फिर मैथिली कहते हैं? तो बताएंगे कि अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा को हम लोग डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। पिंगल किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? राजस्थानी राजस्थानी प्लस प्लस ब्रजभाषा, प्लस ब्रजभाषा। ठीक, जब राजस्थानी के साथ ब्रज मिलती है तो उसे पिंगल शैली कहते हैं, और जब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है तो डिंगल कहते हैं। ये दो शैलियां थी। प्रश्न संख्या 68 68 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस यह गूंज मात्र है मूल शब्द रासो काव्य के लिए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं। नहीं, ठीक है, ऐसा समझिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, किस रासो काव्य के लिए कहा है? मूल शब्द नहीं, किस रासो काव्य के लिए कहा? किस रासो काव्य के लिए कहा? ये आप ऐसे देखें। क्या परमाल रासो को कहा है, क्या विजयपाल रासो के लिए कहा, बीसल देव रासो के लिए कहा, या फिर खुमान रासो के लिए कहा? तो क्या कहा है, क्या बताओगे आप? तो बताएंगे यहाँ पर जो विकल्प होगा वो पहला हो जाएगा, परमाल रासो के लिए कहा है। ठीक है, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, परमाल रासो। परमाल रासो को ही अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? तो क्या बताओगे? आल्हा खंड। ठीक है, इसके परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जगनिक। क्लियर है? जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के सृजनकर्ता कौन है? आपको बताना है कि यह रचना किसकी है। क्या भट्ट केदार की है, कुशल लाभ की है, मधुकर की है, या फिर विद्यापति की है? जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो क्या बताओगे ये किसकी रचना है? तो बताएंगे ये जो है मधुकर कवि की रचना है, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मधुकर कवि।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 और 70 देखें कि 70 में क्या कहा गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के रचयिता हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या कवि आशुगु हैं, प्रज्ञा तिलक हैं, विजय सेन सूरि या फिर शालिभद्र सूरि जी हैं? तो कौन है, कौन हो जाएंगे? तो बताएंगे भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता जो हैं शालिभद्र सूरि जी हैं, अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही है। शालिभद्र सूरि को इन्हें गणपति चंद्र ने गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, ये याद रखेंगे कि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आप बताएंगे गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, ठीक है ना। और वैसे अगर देखा जाए सर्वमान्य मत क्या है हिंदी साहित्य का, मतलब हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य मत क्या है? तो सरायपा हो जाएंगे। और हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? तो श्रावकाचार्य देवसेन के द्वारा रचित है, उसे माना गया। क्लियर है, स्पष्ट हो रहा होगा। प्रश्न संख्या 71। तो 71 देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। यहां आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। क्या उस्मान है, क्या अब्दुल कलाम है, कुतुबन है या फिर अब्दुल हसन है? तो क्या हो जाएगा इनका नाम, वास्तविक नाम क्या है अमीर खुसरो का? तो क्या बताओगे कि इनका जो वास्तविक नाम है अब्दुल हसन है। अब्दुल हसन यामिनुद्दीन यामिनुद्दीन खुसरो, ठीक है। इनका पूरा नाम है अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। जन्म 1253 ईस्वी, कहाँ? पटियाली गांव में, एटा जिले में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं आप जानते ही हैं सभी। क्लियर, चलिए आगे देखें। बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है, फिर से आप लोग देखें। कच्छुलिरास जैन साहित्य ग्रंथ किस कवि का है? कि जो कच्छुलिरास जैन साहित्य ग्रंथ है ये किस कवि का है? क्या सारमूर्ति का है, क्या भट्ट केदार का है या प्रज्ञा तिलक का है? तो ये किसका है? कच्छुलिरास। तो क्या बताओगे? कच्छुलिरास के रचयिता जो हैं वो प्रज्ञा तिलक हैं, अर्थात विकल्प 3 सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 73, सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक प्रभावित कौन है? तो क्या बताओगे यहाँ पर? क्या सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं या फिर जायसी जी? कौन है यहाँ पर? सिद्ध और नाथ दोनों साहित्य से सर्वाधिक प्रभावित कौन है? तो बताएंगे आप कबीरदास जी हैं, विकल्प 3 सही होगा। चले आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 74 और 74 क्या है कि आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है आदिकाल में? क्या विद्यापति जी ने की है, क्या गोरखनाथ ने की है, चंद्रबरदाई ने या फिर अमीर खुसरो ने? यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें जनता को आनंद आए, जनता का मनोरंजन हो, ऐसा किसने लिखा है? तो आप क्या बताओगे कि ऐसा साहित्य तो अमीर खुसरो ने लिखा है। अपनी पहेलियां लिखी, पहेलियों से लोगों को हंसाया, मुकरियों से हंसाया है, मनोरंजन लोगों का किया है। 2 सुखने इन्होंने लिखे हैं, ठीक है ना। खालिक बारी है, हालात कन्हैया है, ये सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। चले आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 और ये जो है इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 75 आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो यहां दिया है श्रावकाचार की रचना कब हुई है? कि जो रचना है श्रावकाचार, इसकी रचना कब हुई है? क्या 900 ईस्वी में हुई है,
क्या 950 ईस्वी में, क्या 933 ईस्वी में, या फिर 1050 ईस्वी में? तो श्रावकाचार की रचना कब हुई है, ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से आता होगा, क्योंकि यह तो जरूरी है आना। अगर नहीं आता है तो देखिए 933 ईस्वी, विकल्प 3 सही होगा, श्रावकाचार। क्लियर है? श्रावकाचार जो है 933 में। अगर आपसे पूछा जाए इसके श्रावकाचार के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? रचनाकार में क्या बताओगे? बताओगे देवसेन। ये किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। ठीक है, और क्या बताएंगे? हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की, इसे जो है हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम रचना इसे माना जाता है, किसे? श्रावकाचार को। ठीक है, इसमें इसका विषय क्या है? विषय क्या, इसमें क्या है, तो क्या बताओगे? श्रावक, श्रावक धर्म के, श्रावक धर्म के नियम, श्रावक धर्म के नियम व संयम, इसमें जो है वर्णित है। ठीक है, श्रावक धर्म के नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है। श्रावकाचार में देवसेन ने इसकी रचना की है। कब की है? 933 में की है। और यह रचना जो है हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। यह सर्वमान्य मत है। क्या है? सर्वमान्य मत है, प्रथम रचना हिंदी की श्रावकाचार। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो है कुल 51 से 75 तक, यानी कि कुल का 25 प्रश्नों का हम लोगों ने हल देखा है, व्याख्या देखी है बेहतर, और उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्या आप लोगों को बेहतर लग रही होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा है, और आप लोग और भी अगर इसी प्रकार के सेशन चाहते हैं, हिंदी का कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए जरूर उपस्थित होंगे लेकर। जैसा भी आप लोगों को वीडियो लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए, बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और अपना अध्ययन बेहतर तरीके से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।